आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा कौन सा स्लो पॉइजन है जो हम डेली रूटीन में खा रहे हैं? मिल्क शेक्स जो पीते हैं, हाँ जी। तो वो तो पूरा का पूरा विरुद्ध है, क्योंकि अच्छा मैम, ये भी बोला जाता है आयुर्वेदा जो है कड़वी दवाइयों का साइंस है। लोगों को लगता है कि आयुर्वेद मतलब सिर्फ चूर्ण और काढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हर मेडिसिन जो है वो टैबलेट के रूप में अवेलेबल है। वुमेन्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनोपॉज के टाइम पे होता है, उसका ये कारण क्या है? ये ओबेस पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। तो ऐसे और भी कारण है या सिर्फ हम कैल्शियम को ही मानेंगे? और मैम फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की अगर हम बात करें, ये विमेंस में 3 गुना ज़्यादा मिलता है मेल्स से। तो आयुर्वेद में मैम इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? सिकल सेल अनीमिया और जेनेटिक अनीमिया, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए? जितना कुंडली मिलाना आवश्यक है, उतना ही प्री मैरिटल काउंसलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सिकल सेल एनीमिया। आयुर्वेदा जो है सिकल सेल अनीमिया में किस तरीके से काम कर रही है? तो आयुर्वेद हमारे शरीर को किस तरीके से दिखता है? आज के ज़माने में हम पेन किलर ऐसे लेते हैं जैसे च्युइंगम ले रहे हों। कभी आपने सोचा है कि जब मेडिसिन्स नहीं हुआ करती थी तब भी लोगों को रोग होते थे और वो ठीक भी हो जाते थे? लगभग 5000 साल पुराना लिविंग साइंस आयुर्वेदा। यहाँ सिर्फ कुछ चीजों को देख करके मेडिसिन नहीं दी जाती, यहाँ पर रूट तक पहुंचकर उसको हील किया जाता है। और इसी साइंस के साथ आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एज अ गेस्ट जो आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, जिन्हें 21 साल का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर रीता सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इसकी अप्रोच क्या है? ये इसके 2 पार्ट हैं, एक जी। डिजीज को ट्रीट करना और दूसरा हेल्दी इंडिविजुअल्स को हेल्दी रहने के उपाय बताना। तो इसमें जो मेन इसका प्रिंसिपल है वो भी मतलब शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों पक्षों को लेके चलता है। मतलब जीवन जीने की शैली हमें सिखाता है आयुर्वेद। बिल्कुल। अगर मैं पूछूं मॉडर्न डेज के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा गलत क्या चीज होती है? शुगर, स्ट्रेस या लाइफस्टाइल? वैसे तो तीनों ही गलत है। लाइफस्टाइल ही मेन है, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। बिल्कुल बैठे बैठे हमारा सारा कुछ होता है। तो मेन हमें लाइफस्टाइल पे फोकस करना चाहिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो। आयुर्वेद के हिसाब से ये बताइए कि बॉडी क्लॉक का क्या वो सिनेरियो है जो लोग अभी तक जानते नहीं हैं, या जानते हैं तो मानते नहीं हैं? मेन हमारा जो प्रिंसिपल है ना आयुर्वेद में, कि 5 भौतिक शरीर मानते हैं हम, जी। और उसी का बेसिस है हमारे वात पित्त कफ दोष, है ना। जिनको जो सम रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और अगर उसमें विषमता आती है, विकृति आती है, वृद्धि होता है या क्षय होता है, तो फिर हमारे शरीर में विकार आते हैं, है ना। तो इसी को हमें बैलेंस करके चलना होता है, वात पित्त और कफ तीनों का। जब आपने वात पित्त और कफ की बात छेड़ी है तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूंगी, ये वात पित्त और कफ ये हम कैसे तत्वों से लिंक कर सकते हैं? हमारे जीवन में इसका क्या असर पड़ता है? हाँ, कि जैसे कोई आदमी है, वो बहुत जल्दी जल्दी बात करता है, तेज तेज चलता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, चिंता करता है, इसका मतलब उसके शरीर में वात दोष की प्रधानता है। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत पसीना आता है, बहुत तेज भूख लगती है, बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो ये लोग पित्त दोष प्रधान के होते हैं। और जो कफ दोष प्रधान के होते हैं, वो लोग थोड़े से लेज़ी होते हैं और उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं करते ज़्यादा, नींद अच्छी आती है, चिंता मुक्त रहते हैं, तो वो कफ दोष प्रधान के होते हैं। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा दोष किस व्यक्ति में प्रधान रूप से पाया जाता है। बहुत बढ़िया। हम इसे साइकोलॉजी में जब हम हीलिंग करते हैं उसमें हम यही देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आ रहा है और अगर वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, मतलब उसका नर्वस सिस्टम एंशियस है, बिल्कुल। अगर उसे गुस्सा तेज आ रहा है तो अल्टीमेटली वो उसका जो इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा एक्टिव रहता है।
तो इसी तरीके से हम भी ये साइकोलॉजी में ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है ये सारा ज्ञान आयुर्वेद से निकल कर के बाहर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा मैम, आजकल हम देखते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन, जिसे हम जेनजी जनरेशन कहते हैं, वो बहुत थका थका महसूस करती है। मतलब 30s तक आते तक वो काफ़ी थकान महसूस करते हैं अपने शरीर में। डेफिनेटली उनका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब्ड है। तो आयुर्वेद इसके लिए क्या कहता है? बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो हमारे शरीर में जो 3 दोष बताए गए हैं, उनके हिसाब से बिल्कुल फिक्स्ड पीरियड है। उन दोषों का एक काल होता है। 6 to 10 जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं, वो कफ का काल होता है। 10 to 2 वो पित्त का काल होता है। इसीलिए उसी समय हमें खाना खाने के लिए बोला जाता है कि उस समय हम भोजन करते हैं तो वो अच्छे से पच जाता है। 2 बजे के बाद अवॉइड करना चाहिए लंच लेना। फिर 2 से शाम को 6 बजे तक वात का काल होता है। उस समय आप पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं, एक्टिव रहते हैं, वात आपका एकदम प्रोमिनेंट रहता है। फिर वापस से यही शाम का जो काल रहता है, फिर कफ, पित्त और वात 6 to 10, 10 to 2 एंड 2 to 6। इसलिए सुबह जब हम उठते हैं तो हमें जैसे मोशन जाना होता है तो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट काल रहता है, क्योंकि वात का उस समय समय ही है वो, जी। है ना? तो हम अगर इन सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते हैं तो हमारा पूरा बॉडी का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक बना रहता है। ठीक। और दूसरी डाइट भी है। अब डाइट भी चेंज हो गया है। पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। हमारे बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर से हमको लो में लेंगे तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं उसको पचाने के लिए। वो डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अग्नि हमारे उसमें बताया गया है कि जो डाइजेस्टिव फायर अगर आपकी ठीक नहीं है तो जो भी आप खाना खाएंगे वो ठीक से पचेगा नहीं। तो उसे हम आम कहते हैं आयुर्वेद में, जी। है ना? और वो एक तरीके का टॉक्सिन है और उसी से सारे डिजीज होते हैं। जो मेन हमारा जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस की हम बात करते हैं तो उसका ओरिजिन ही आम से होता है। आम वात बोला जाता है उसको आयुर्वेद में, जी जी। है ना? आम और वात, तो मतलब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है आपका फूड का, वो ही वात के द्वारा संधियों में मतलब जॉइंट्स में जाकर वो पेन क्रिएट करता है। तो आर्थराइटिस डजंट स्टार्ट फ्रॉम द जॉइंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द गट एक्चुअली। ओके। अच्छा मैम, आपने अर्थराइटिस की बात करी, आपका स्पेशलाइजेशन है अर्थराइटिस में। एक ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोग अर्थराइटिस को एक ही नज़रिए से देखते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अलग चीज़ है और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस अलग चीज़ है। इनका बेसिक डिफरेंस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक वियर एंड टियर फिनोमिनन है। जैसे आप मिडिल एज में पहुंचते हैं, 40-50 में पहुंचते हैं, तो एक डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो उस वजह से जो डिजीज होती है दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस और वो होती है मेनली वेट बियरिंग जॉइंट्स में। वेट बियरिंग में हमारे नी आता है मेन, उसमें भी हिप, नी, एंकल, लेकिन नी में सबसे ज़्यादा असर आता है। और उसी में जो कार्टिलेज है उसका डीजनरेशन होता है। पहला जो स्टार्ट होता है वो माइक्रो इंजरी होती है, थोड़ा ही इन्फ्लेमेशन होता है। अगर आपने उस समय ध्यान दिया और उसके लिए आपने एफर्ट्स किए तो वो वहीं पर हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत पेन होता है तो लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और आगे उसी तरीके से चलता रहता है। और जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तब तक इसके क्या 4 स्टेजेस होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जो एक्सरे में विजिबल रहते हैं। तो अगर आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया तो वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में पहुंच जाते हैं। आयुर्वेद में तो पेशेंट्स तब आते हैं जब थर्ड और फोर्थ में पहुंच चुके रहते हैं। जब उनको कोई डॉक्टर बोल देता है कि अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो सोचते हैं चलो एक बार आयुर्वेद में भी दिखा देते हैं। फिर वो आते हैं हमारे पास। इस तरीके से बहुत पेशेंट्स आते हैं। स्टिल अगर अर्ली स्टेज है तो हम बहुत उसमें हम उनको फ़ायदा दे पाते हैं अच्छा। ट्रीटमेंट से। मैम, हमने ये भी देखा है कि वुमेन्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनोपॉज के टाइम पे होता है। उसका ये कारण क्या है? मेनोपॉज के बाद हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है में कमी आ जाती है। जी। इस वजह से ये हार्मोन जो रहता है वो बैलेंस करके रखता है। उसके बाद ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता है विमेंस में। ओके। बाकी जो है ये ओबेस पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, जो विमेंस भी हैं उसमें, क्योंकि ओबेसिटी एक बहुत मेजर कारण है। वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, उन पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। लेकिन मैम, ये भी बोला जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली कैल्शियम डिप्लीशन की वजह से होता है। क्या कैल्शियम का रोल है
या ओवरऑल जैसे आपने ओबेसिटी बोला वो भी एक कारण है, तो ऐसे और भी कारण है या सिर्फ हम कैल्शियम को ही मानेंगे उस? नहीं, कैल्शियम और विटामिन डी ये बोन्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, जी। इसीलिए उसको एक कारण माना जाता है। लेकिन ऐसा डेफिनेटली नहीं कहा गया है कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होगा। ऑस्टियोपोरोसिस करके एक डिजीज़ है, ओके। वो मेन कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें हमारा जो कार्टिलेज होता है, जो जॉइंट में जो सपोर्ट देता है, वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एक वियर एंड टियर फिनोमेना है ये एक्चुअली। ओके। इस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और मैम फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की अगर हम बात करें? ये विमेंस में 3 गुना ज़्यादा मिलता है मेल से। ओके। ये प्रूवन हो चुका है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ओके। इसमें इम्यून जो सिस्टम रहता है वो वीकन हो जाता है, उस वजह से ही होता है। मतलब आपके जो बॉडी के एंटीबॉडीज़ है वो आपके ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगते हैं और स्मॉल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें जो मेन हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे हाथ के और पैर के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, स्पेसिफिकली ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट और मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट्स, ये पांचों पूरे, इसमें पेन होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, पेशेंट को करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक सुबह उठ के उनको ग्लास पकड़ने में भी दिक्कत आती है, इतने स्टिफ हो जाते हैं पेशेंट्स के। और बाइलेटरल होता है, ये सिमेट्रिकल होता है, दोनों जॉइंट्स में होंगे, आपके हाथों में होगा, एल्बो में होगा, शोल्डर में होगा, नी में होगा, टोज में होगा। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता। उसमें बेसिकली फर्स्ट एक नी से भी स्टार्ट हो सकता है, दोनों नी में भी स्टार्ट हो सकता है, फिर धीरे धीरे हिप में भी जा सकता है, लेकिन बेसिकली नी में होता है वो। ओके। तो आयुर्वेद में मैम इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस को? इसके लिए हमारे यहाँ 2 टाइप की चिकित्सा होती है, शमन चिकित्सा और शोधन। मतलब हर्बल ड्रग्स दिए जाते हैं इसके लिए, जो जॉइंट्स के लिए बल देते हैं, उनका पोषण करते हैं न्यूट्रिएंट के रूप में, रिपेयर करते हैं कार्टिलेज को। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो ट्रीटमेंट होता है वो मतलब हमारे शरीर में जो टॉक्सिन बन रहा है, फर्स्ट उस लाइन पे जाते हैं हम ट्रीटमेंट में। उस टॉक्सिन को हम डाइजेस्ट करते हैं, मतलब आम का पाचन करते हैं। और पंचकर्मा थेरेपीज़ है, इसमें प्रॉपर पंचकर्मा थेरेपीज़ बताई गई हैं, उनको करने के बाद ये डिजीज़ ठीक होती है। उसमें 2 मेन होती हैं, विरेचन और बस्ती, ये ट्रीटमेंट होता है इसमें। ओके। अच्छा मैम, ये भी बोला जाता है कि आयुर्वेदा जो है वो स्लो रिजल्ट देता है, या उसका कोई प्रूफ ही नहीं है, या तो ये तो सिर्फ कड़वी दवाइयों का जो है वो साइंस है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद कड़वी दवाइयों का साइंस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें सभी जो 6 रस होते हैं उनका यूज़ होता है। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, क्योंकि आयुर्वेद वन मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है, वो इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है। जिस रोगी को जैसी औषधि की ज़रूरत होती है उस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो उसमें हम तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। आम का पाचन करना है तो कड़वी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, है ना? लेकिन अगर आपको दूसरी प्रॉब्लम है तो उसमें मधुर औषधियों का भी यूज़ किया जाता है और दूसरे फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। लोगों को लगता है कि आयुर्वेद मतलब सिर्फ चूर्ण और काढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हर मेडिसिन जो है वो टैबलेट के रूप में अवेलेबल है, पैलेटेबल है, आप आराम से उसका यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा कौन सा स्लो पॉइजन है जो हम डेली रूटीन में खा रहे हैं? एक कॉम्बिनेशन मुझे जो लगता है कि हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, दूध और रोटी का कॉम्बिनेशन, हाँ, जबकि दोनों का तासीर अलग है, हाँ, लेकिन हम उनको बचपन से खाते आ रहे हैं। हाँ, तो क्या वो दूध और रोटी खाना सही है? वो साथ में हो जाता है बॉडी को, लेकिन जैसे हम बहुत सारी जगह ना खीर भी बनती है ना, तो एक चुटकी उसमें नमक डाल देते हैं हाँ हाँ इस एरिया में, जी। बल्कि वो मधुर है पूरा, मतलब मीठा वो है, तो उसमें हमको नमक नहीं ऐड करना चाहिए। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे शेक्स पीते हैं हम, जी। मिल्क शेक्स जो पीते हैं, हाँ जी। है ना, उसमें हर फल को दूध के साथ मिला के खाया जा रहा है, तो वो तो पूरा का पूरा विरुद्ध है, क्योंकि सारे फ्रूट्स जो है वो खट्टे हैं। मैंगो शेक पी लीजिए, बनाना शेक पी लीजिए, बनाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैंगो तो बिल्कुल ही विरुद्ध होता है और बहुत प्रेम से पीते हैं सब लोग। और
जैसे अब ये सब्जियां बनती है जितनी भी, पनीर के वैरायटी है। पनीर एक दूध वाला आइटम है जी। और उसको हम मसालों के साथ, तेल के साथ पूरा फ्राई करके खाते हैं। हम्म, मलाई डालते हैं सब्जियों में, हम्म, दूध डलता है, पास्ता में हम्म, दूध डलता है। हम्म, तो ये सारा चीज़ पूरा विरुद्ध है, हम्म, लेकिन हम उसका पूरा सेवन कर रहे हैं। दूध और मछली, इनको हमारे उसमें बताया है। इवन जो शहद और घी, इसको सम मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो नहीं तो वो विष के समान काम करता है। अब आप दही जमाते हो किसी पात्र में, है ना, तो वो ऐसे स्टील के बर्तन में नहीं जमाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इसका भी संयोग विरोध कहलाता है वो। अच्छा, पा ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, क्योंकि वो उस पात्र में नहीं बनता है। पहले आपको ध्यान होगा कि मिट्टी के पात्र में जमाते जी। थे, है ना, तो मिट्टी या फिर कांच, काल विरुद्ध होता है। दही बड़ा तो आपके हर पार्टी में रहता है करेक्ट। ना, और वो खाते ही हैं लोग, रात चाहे 10 बज रहा हो, चाहे 11, चाहे 12। दही दिन में ही खाना चाहिए। जो भी चैनल्स हैं बॉडी के, स्रोतस बोलते हैं, उसमें अवरोध उत्पन्न करता है वो। ओके। मठा फिर भी हम ले सकते हैं दिन में भी, आयुर्वेद के हिसाब से। अच्छा मैम, ये भी होता है जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को लेने से मना किया जाता है, जैसे कि बैगन है, इमली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हम दवाई का सेवन करते हैं तो उन चीज़ों को लेने से मना किया जाता है। इसका कारण क्या है? आयुर्वेद में क्या है कि सिर्फ औषध से हम चिकित्सा नहीं करते हैं। हमारी चिकित्सा जो रहती है आपकी आहार, विहार और औषध, तीनों को लेकर चलते हैं। मतलब जो भोजन हम कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं और जो मेडिसिन हम ले रहे हैं। अगर आप मेडिसिन तो ले रहे हैं, लेकिन आप खाना वो खा रहे हैं जिससे वो दोष बढ़ रहा है, तो वो हमारे लिए अपथ्य हो जाता है। तो बैगन जो होता है वो वात प्रकोप करता है, इसीलिए उसको मना किया जाता है। इसी तरीके से और भी ड्रग्स हैं। इवन आप क्या सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, उसके बाद भी आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो हमारी मेडिसिन इतना फ़ायदा नहीं करेगी जितने उसके रिजल्ट्स मिलने चाहिए। थोड़ा सा ह्यूमरस क्वेश्चन है, फ्लोर पर बैठना क्या ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है या फिर सोफे पर चिपके रहना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है? ऑफ कोर्स सोफे पे चिपके रहना ही प्रॉब्लमेटिक है। फ्लोर पे बैठने से, एक तो ना फ्लोर पे बैठ के खाना खाना, ये हम तो भूल ही गए। पहले हम कैसे खाते थे, ज़मीन पे बैठ के खाते थे, है ना, और अब हम कैसे खाते हैं, बफे सिस्टम में खाते हैं और खड़े खड़े खाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप खड़े खड़े खाना खाते हैं ना, तो आपका पूरा जोर जो होता है वो जॉइंट्स पे और इस पे पड़ता है, और आप जब बैठते हैं तो आपके पेट को फ्री रहता है अम्बिलिकल रीजन, आपका एब्डोमेन रीजन, और आराम से आप खा के आपकी फूड का डाइजेशन हो जाता है। छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सिकल सेल अनीमिया और जेनेटिक अनीमिया, जो वैसे तो बहुत व्यापक रूप ले चुका है अभी तक। इसकी कुछ समुदाय जो हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें बहुत ज़्यादा असर देखा गया है। इसमें उनके पास अवेयरनेस का क्या रोल होना चाहिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए? सिकल सेल जो बीमारी है वो एक हेरिडिटरी बीमारी है। इसमें क्या होता है कि दो मेन इसके पैथोजेनेसिस में आते हैं। एक तो आरबीसी जो होती है हमारी, वो उसका लाइफ साइकिल होता है, लाइफ होती है टोटल 120 डेज़ की। लेकिन चूँकि इसमें आरबीसी का शेप सिकल हो जाता है, तो ये 120 डेज़ से 30-40 डेज़ में ये इसकी टूट जाते हैं और डेथ हो जाती है। तो पेशेंट को हमेशा एनीमिक रहता है वो, है ना, खून की कमी रहती है। दूसरा है कि जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वो जो बाइकनकेव शेप है आरबीसी का, वो सिकल हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है। तो ये आपस में फंसते हैं और उसको बोलते हैं वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस। फंसने के कारण फिर उसमें इस्चेमिया हो जाता है, तो हाथ पैरों में दर्द होता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है, छाती में जकड़ाहट सी लगती है, पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। इस टाइप की कंडीशंस पेशेंट को होती है। अब इसमें दो कंडीशंस होती है, एक डिजीज कंडीशन और एक ट्रेट वाली कंडीशन। डिजीज कंडीशन मतलब हमारे दोनों जीन में इन्वॉल्व होंगे, होमोसाइगस कंडीशन है ये, तो फिर वो पेशेंट को बहुत फैटल हो जाता है। और अगर वो ट्रेट वाली कंडीशन है, एक ही कैरियर है, एक ही जीन इन्वॉल्व है, तो उसमें इतना ज़्यादा परेशानी पेशेंट को नहीं होती है। लेकिन इसमें मेन आता है अवेयरनेस की बात, कि अगर हमको पता है कि हम कैरियर हैं, कि हमको डिजीज़ है, तो हमें उस तरीके से मैरिज में पूरा काउंसलिंग करना ज़रूरी है। पेशेंट 2 कैरियर भी मिलेंगे तो एक बच्चे की होने के चांसेस ऐसे रहेंगे कि उसको सिकल सेल डिजीज़ हो सकती है,
और बाकी एक कैरियर हो सकता है। इसीलिए लोगों में ये होना चाहिए कि जितना कुंडली मिलाना आवश्यक है, उतना ही इसको आपकी स्क्रीनिंग की जाए पहले। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सिकल सेल एनीमिया। बिल्कुल मैम, इस मामले पे हमने और भी पहले पॉडकास्ट लिया था, उसमें भी बात हुई थी। मैम, आयुर्वेद सिकल सेल एनीमिया में किस तरीके से काम कर रही है? इसमें हमारा क्या रहता है कि एक आपकी जीन्स तो इन्वॉल्व है, तो हम उस लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। तो हम 2 चीज़ों पे काम कर सकते हैं। एक तो ये ब्लड की डिसऑर्डर है, तो हम आयुर्वेद में धातु बोला जाता है इनको, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएँ होती हैं। तो हम रक्त धातु की मतलब ब्लड को इतना ज़्यादा हम न्यूट्रिएंट दें कि वो उसमें एक अलग ही स्ट्रेंथ आए। दूसरा, हमारा इम्यून पावर हम इंक्रीज़ करें। जैसे कि आयुर्वेद में बहुत सारी रसायन औषधियाँ दी गई हैं। गिलोय सब लोग जानते हैं कोविड के समय से, तो इसका प्रयोग बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। गिलोय है, अश्वगंधा है, बला है, ये सारी चीज़ें। और तीसरा, हमारा जो अग्नि है, जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो जो भी हम भोजन ग्रहण करेंगे उसका पाचन बहुत अच्छे से होगा। और जब पाचन अच्छे से होता है, उसका एब्ज़ॉर्प्शन अच्छे से होता है, तो फिर जो भी हम लेते हैं उसमें एक अलग ही स्ट्रेंथ मिलती है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जो हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिल रहा है बॉडी को। तो हमारे आयुर्वेद में एक श्लोक है कि सर्वे रोगापि मंदे अग्नि, मतलब मंद अग्नि से होता है। जितने सारे डिजीज़ हैं, सारे मंदाग्नि के कारण होते हैं। अगर आप अग्नि को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो आपकी जो डिज़ीज़ होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। और अग्नि को यदि हमको सही रखना है तो हमें सही टाइम पे खाना खाना बहुत ज़रूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अच्छा मैम, अभी हम जैसे बात कर रहे थे अनीमिया के बारे में भी, यहाँ पर भी एक स्टडी हुआ है छत्तीसगढ़ में, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें ये पाया गया कि बहुत समय से बच्चे जो हैं वो 2.5 केजी के ऊपर नहीं हो रहे थे। फिर वहाँ पर एक मुहिम चलाई गई जिसमें हेल्दी लड्डू की मुहिम चलाई गई, और उस अभियान से फिर बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होने लगा और वो बच्चे अच्छे वेट के होने लग गए। तो मैम, प्रेगनेंसी के पहले का लड्डू मैंने पहली बार सुना, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी जब हम कंसीव कर लेते हैं उस टाइम पे हमें किस टाइप के लड्डू लेने चाहिए, और जब पोस्ट डिलीवरी होती है उसके बाद हमें किन मिश्रण के बने हुए लड्डू लेने चाहिए? प्रेगनेंसी के समय है, तो अगर हम मधुर मतलब मीठे द्रव्य जैसे खजूर हो गया, किशमिश हो गई, मुनक्का हो गई, तो इनको क्रमशः हर मंथ में लेने के लिए बताया गया है। तो हम इन चीज़ों के लड्डू है या बर्फ़ी है, इस तरीके से बना के ले सकते हैं। और जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं हम, तो उसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, विदारी कंद है, कमरकस है, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमें वात बढ़ गया रहता है, तो उसका भी शमन करना होता है। और जो धातु क्षय हुआ है, मतलब जो डिप्लीशन हुआ है बॉडी में, उसकी भी पूर्ति करनी होती है। तो इस वजह से हमें गुड़ के साथ मिला के ड्राई फ्रूट और ये सारी ड्रग्स, ये मिला के हम लड्डू का सेवन करते हैं। जी मैम, यहाँ पर एक क्वेश्चन और मेरा है कि आजकल हम सभी लैपटॉप पर काम करते हैं, मोबाइल पर रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, इनका दोषों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? लैपटॉप पे काम करते हैं, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारी। मोबाइल जो यूज़ करते हैं हम, एक तो उसका पोस्चर गलत होता है सबसे ज़्यादा। मैक्सिमम जो बच्चे हैं आजकल यंग एज में ऐसे आ रहे हैं जिनको सर्वाइकल पेन हो रहा है, उसका मेन कारण यही है ना, पोस्चर। दूसरा, स्क्रीन टाइम करने से बच्चे एंग्जाइटी में जा रहा है, स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा मैम, ये भी देखा जा रहा है कि आजकल लोग वात दोष से ज़्यादा ग्रसित रहते हैं, तो कारण क्या है? हमारे आयुर्वेद में ना 3 गुण बताए गए हैं, जैसे सत्व, रज और तम। जो सत्व वाला होता है वो थोड़ा संतुलित बैलेंस टाइप का रहता है। हमारा रज गुण जो रहता है वो थोड़ा एक्टिव है, जो भी एक्टिविटी का रहता है। और तम मतलब आलस टाइप का। तो हम राजसिक गुण इससे बढ़ता है बहुत ज़्यादा। जैसे हम अगर
नॉन वेज अगर भी खा रहे हैं तो वो भी राजसिक के लिए और इसी से फिर वात दोष बिगड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तीनों ही दोष बिगड़ते हैं हमारे, अच्छा, वात दोष भी, पित्त दोष भी और कफ दोष भी। तीनों ही दोषों से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। मैम इसमें क्या हमें योगा हेल्प कर सकता है? योगा प्राणायाम बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। ये योगा और प्राणायाम जो है वो आयुर्वेद का ही पार्ट है मैम, ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ है? एक्चुअली योगा जो है वो पतंजलि योग सूत्र जो है जी। उनका मेन है, और हम योगा को आयुर्वेद का एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट यूज करते हैं, ओके। है ना। हमारे इसमें जो बताया गया है वो आसन बताए गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ। तो आसन करवाने से वो भी एक योगा का ही पार्ट है, लेकिन पूरा पूरा योग हम आयुर्वेद का है ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, तो मैम हम ये बोल सकते हैं कि आयुर्वेद माइंड पे भी काम करता है, बॉडी पे भी काम करता सोल है, पे भी काम करता सोल पे भी काम करता है। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है मैम कि जब ये माइंड बॉडी सोल ये चीज हम बात करते हैं तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच हो जाती है। तो आयुर्वेद हमारे शरीर को किस तरीके से दिखता है? हमारा जो कंसेप्ट कहता है कि अगर आपके मन को कुछ हो रहा है तो शरीर को कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और अगर शरीर को हो रहा है तो मन को होगा, ऐसा नहीं है। दोनों इंटरडिपेंडेंट है। मन से शुरू हुई बात शरीर तक जा सकती है, और शरीर से जो शुरू होता है वो उससे आपका मन अफेक्टेड होता ही है। कोई हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। अच्छा मैम, इस चीज से ना मुझे एक और चीज याद आ रही है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, ये नेचुरोपैथी भी एक अलग विज्ञान है जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो मैम क्या आयुर्वेद और नेचुरोपैथी एक ही शाखा है या अलग अलग शाखा है? बेसिकली तो ये अलग अलग है, क्योंकि नेचुरोपैथी में मेडिसिन्स का उपयोग वो लोग नहीं करते हैं। उनका जो मेन रहता है वो नेचुरल ही, जैसे सन थेरेपी है, मड थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, सन बाथ है, इन सब का वो उपयोग करते हैं। और हमारे इसमें क्या है, मेडिसिन्स प्लस लाइफस्टाइल, और उनका मेन ये थेरेपीज रहती हैं। ओके, तो उन लोग औषधि का यूज नहीं करते नहीं हैं। करते, वो नेचुरल ही जो अवेलेबल है जी जी जी, उन्हीं से उनकी चिकित्सा ट्रीटमेंट की की जाती है। जाती है। मैम अब ये बताइए कि ऐसी कौन सी एक हैबिट है जो हम अगर सुधार ले तो 80% तक हम अपनी बीमारियों से बच सकते हैं? हमारे बॉडी का सिस्टम इतना अच्छा है कि हम इतना कुछ उसके साथ करते हैं, इतना अत्याचार करते हैं, फिर भी वो सब कुछ मैनेज करता है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है ना। उस लिमिट के आने के बाद फिर वो बॉडी हमारा गिव अप कर देता है। सरेंडर कर देता है कि अब कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। तो यही समय से खाना, समय से उठना, और ऐसा नहीं कि यही सब करेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये बेसिक है हमारा कि इसको हमें फॉलो ही करना चाहिए। दूसरा, विरुद्ध आहार का जो है, आजकल के समय में जो डाइट है हमारी उस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नॉन फाइब्रस फूड है, जैसे मैदा हो गया, वाइट शुगर हो गया, इनको हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। मिलेट्स हैं जो आज की डेट में सभी लोग जानते हैं उसके बारे में, और मोटा अनाज जो होता है वो हमें खाना चाहिए। जैसे आजकल चोकर भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो आप अपनी रोटी बनाने में। देसी चना है तो आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा उसमें। जौ है, ज्वार है, ये भी बहुत रिच फूड है, तो इनको हमें अपने डाइट में लेके आना चाहिए वापस। जो हमारा ब्रेकफास्ट वाला जो सिस्टम है ना, जो जैसे समोसा, कचौड़ी, इवन पोहा होता है, वो भारी होता है पचने में। लेकिन मैम वो तो डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि आप ले सकते हैं। करते हैं, लेकिन एक बार वो गुरु भोजन में आता है, वो खा सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद आपको जल्दी भूख नहीं लगती। अगर आपका खुद का एक्सपीरियंस हो, अगर आप एक प्लेट अच्छे से खा लें तो भूख बहुत देर से लगती है। उससे अच्छा उपमा है। अगर मैम इस जनरेशन को आप एक सिंपल एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी? एक्टिव बने रहें, सेडेंट्री ना रहें, गेम्स में इन्वॉल्व करें अपने आप को, स्क्रीन टाइम कम कर दें अपना। जो इंटरनेट है वो हमारे फ़ायदे के लिए है, तो नॉलेज लेने के लिए उसको यूज़ करिए, लेकिन इसके एडिक्ट मत बनिए। बस यही कहना है मेरा। ओके, थैंक यू मैम। मैम एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। सुबह उठते ही जॉइंट पेन है तो ये कौन सा दोष है? वात दोष बढ़ा रहता है उस समय। एसिडिटी सिर्फ पेट का इशू है या लाइफस्टाइल का? लाइफस्टाइल बेसिकली।
सियाटिका में योगा पहले या मेडिसिन पहले? इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर एक्यूट कंडीशन है तो मेडिसिन लेके रेस्ट करना चाहिए, और अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो साथ में मेडिसिन के साथ योगा भी करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम।